हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय विदेश नीति की भूमिका। इसका मतलब है भारत और विदेशों के बीच में हमारे क्या संबंध रहे थे, उसके बारे में हम आज संक्षिप्त वर्णन करेंगे। और भारतीय विदेश नीति के संक्षिप्त वर्णन के बारे में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने विदेश नीति की भूमिका में हस्तक्षेप किया था। स्वाधीन भारत की विदेश नीति की दिशा देने वाले प्रमुख व्यक्ति नेहरू ही थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में और बड़े विस्तार से भारत के राष्ट्रीय हित को परिभाषित किया, देश की विदेश नीति के सिद्धांतों के बारे में रेखांकित किया और इसके उद्देश्य निरंतर प्रकाश डाला गया था। मध्यकालीन भारत का विदेशी संपर्क। यह मुगल साम्राज्य जब अपने सर्वोत्कर्ष पर था, तब अकबर के शासनकाल में अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो सर्वप्रथम भारत आया था और इसके पश्चिमी दुनिया की जानकारी अकबर के दरबार में हासिल की थी। और इसके करीब आधा सदी पहले वास्को डी गामा भारत पहुंच चुका था। उसके जहाज़ ने कालीकट, वर्तमान कोझिकोड के तट पर अपना लंगर डाला था और मालाबार वासियों को पुर्तगालियों के दर्शन पहली बार किए थे, जिन्होंने कौतूहल से यूरोपीय नाविक हिंदुस्तानियों को देख रहे थे। यहाँ उपलब्ध मसाले, सूती तथा रेशमी कपड़ों के लाभप्रद व्यापार में सिन्नी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि भारत एक औद्योगिक क्षेत्र के विस्तृत वर्णन में था, इसलिए यहाँ पे विदेशी व्यापारी लोग भारत में हस्तक्षेप कर अपना व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे और यहाँ पर उचित दाम में किसी वस्तु को खरीद कर विदेशों में जाकर उसके बहुत अधिक मूल्य में बेचा जाता था। इसलिए अंग्रेज सर्वप्रथम यहाँ पर भारत आए थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन उद्देश्य के साथ भी भारत में राजनीति के साथ हस्तक्षेप कर हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया था। 1947 के बाद हमें भी आज़ादी मिली थी और वर्तमान में अभी तक आज़ादी ही है। 16वीं सदी और 15वीं शताब्दी तक भारतीय महाद्वीप के बड़े शहर यूरोप के बड़े से बड़े शहरों से ज़्यादा आबादी वाले और नागरिक सुविधाओं से संपन्न थे। दिल्ली सल्तनत हो या विजयनगर साम्राज्य, यूरोपीय यात्रियों की आंखें इन्हें देखकर सौंधिया जाती थी कि टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक प्रगति मामले में भारत और एशिया यूरोप से पिछड़ा हुआ है, कतई नहीं समझा जा सकता था। कई बार याद दिलाना इसलिए बेहद ज़रूरी है ताकि देश और दुनिया के तत्कालीन रिश्तों की पड़ताल तटस्थ ढंग से की जा सके। ये सच है कि स्वाधीन भारत की विदेश नीति को ये दिशा देने वाले प्रमुख व्यक्ति नेहरू ही थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में और बड़े विस्तार से भारत के राष्ट्रहित को परिभाषित किया, देश की विदेश नीति के सिद्धांतों को बार बार रेखांकित किया और इसके उद्देश्यों को निरंतर प्रकाश डाला। इसके दुनिया के संबंधों के बारे में किसी और हिंदुस्तानियों ने कुछ स्पष्ट शब्दों में नहीं सोचा ही नहीं था। यूरोप और मध्ययुगीन अंधकार ही फैला था और सुधार एवं पुनर्जागरण, रिफॉर्म और रेनेसां का सूत्रपात होना अभी बाकी था। औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कारों में तूफानी तेजी और भी दूर की बात है। यह सुझाना बेबुनियाद है कि हिंदुस्तानी कूपमंडूक थे और बाहरी दुनिया में से बेखबर रहने के कारण ही उन्हें आगे चलकर यूरोप में शिकस्त खानी पड़ी और अंग्रेज़ों की गुलामी कोई 200 साल तक झेलनी पड़ी। जब टॉमस रो के साथ डच, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रांसीसी, ईसाई मिशनरी, डॉक्टर, व्यापारी और दुस्साहसी यात्री भारत पहुँचे तो शिक्षित भारतीय पंडितों बौद्धिकों ने यथाशक्ति उनकी उपस्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। बर्नियर नामक फ्रांसीसी डॉक्टर कई वर्ष तक शाहजहाँ के दरबार में शाही हकीम के रूप में काम करता रहा और फादर मेसोरात जैसे जेसुइट पादरियों ने देश के दुर्गम इलाकों की यात्रा की। ये कहना गलत होगा कि देश के आम आदमी को भी एक हद तक इस बात का एहसास था कि इस हिंदुस्तानी देश में अजनबी सिर्फ अपने हमसे अलग रहे थे। मुगलोत्तर काल में भारत वैदेशिक संपर्क। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो प्रमुख राजनीति शक्तियाँ इस उपमहाद्वीप में उभर कर सामने आई, उनका क्षेत्रीय प्रभुत्व कमोबेश इस सांस्कृतिक दुनिया तक ही सिमटा था। मराठा हो या सिख तथा दक्षिण में हैदर अली या टीपू सुल्तान से सभी मुगल उत्तराधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा भले ही पालते रहे हो और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हुए भी भारत की एकल और उसकी हस्ती के बारे में कोई मतभेद इनमें से नहीं था। ये एक अनजान
रोचक पक्ष है कि खालसा सम्राट महाराणा रणजीत सिंह हो या अंग्रेज के साथ संघर्ष टीपू सुल्तान अथवा शिवाजी के बिखरते आधिपत्य ने पुनर्स्थापित करने के लिए एक कमर कसे पेशवा, इन सभी ने सत्ता संघर्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विदेशी सहायक सलाहकार अथवा पेशेवर सिपस लार नियुक्त किए गए थे। रणजीत सिंह के दरबार में डच, फ्रांसीसी, इटालवी और बेल्जियम अफसर नियुक्त किए गए थे और टीपू ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए फ्रांसीसी को अपना मददगार बनाया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय मराठा महाराजा ने इस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी। अभियान चल रहा था तब टीपू ने फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा गठित करने के लिए अपना दूत भेजा था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि न तो 17वीं 18वीं शताब्दी में भारतीय शासक बाहरी दुनिया में अनभिज्ञ थे और न ही इस बात के प्रति उदासीन कि शत्रु का शत्रु मित्र के रूप में उसके से उपयोग सिद्ध होता। आधुनिक भारत का विदेशी संपर्क, ये स्मृतियाँ 19वीं शताब्दी में भारत में जीवित थी और सजग भारतीयों को इस बारे में प्रेरित करती थी कि वह अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रहित में राजनयिक संबंधों की संपादित करें। और पंडित नेहरू इतिहास में सजग विद्यार्थी थे और जाहिर है इन सब पहलुओं और प्रयत्नों से अनभिज्ञ नहीं रहे होगे। मगर यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाया जाना बेहद जरूरी है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इसके बाद नामलेवा तौर पर पुर्तगाली गोवा में बचे रहे और फ्रांसीसी पांडिचेरी, चंद्रनगर तथा दमन और द्वीप में ब्रिटिश आधिपत्य पूरे भारत में स्थापित करने के बाद भारत का संपर्क ब्रिटेन से इतने यूरोपीय ताकतों से कर सा गया और ब्रिटेन को छोड़ दूसरे यूरोपीय देशों के बारे में हमारी जानकारी नियंत्रित करती है। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी में बहादुर शाह ने कब्जा ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया और भारत बहादुर जफर के देश निकालने के बाद पूरी तरह अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया था। भारतीय विदेश नीति एवं नेहरू केंद्रित विदेश मंत्री अध्ययन में भारतीय विदेश नीति की विश्लेषण को नीचे ही संतुलित किया है। अनावश्यक रूप से इसमें व्यक्ति पूजा का प्रवेश हो सकता है। इस टिप्पणी को नेहरू के योगदान को नकारना या उसका अवमूल्यन नहीं समझा जाना चाहिए। वह 1915 में जब गांधी भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी वर्षों तक के प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। वहाँ रहते न केवल उन्हें रंगभेद की नस्लवादी नीति का अनुभव हुआ बल्कि बोर युद्ध में सक्रिय हिस्सेदारी ने उन्हें गोरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्विरोधी में भी भली भांति परिचित करा दिया था। वे अमेरिकी दार्शनिक थोरो और इमर्सन से प्रेरित थे तो दूसरे छोर पर उनका आकर्षण रूसी दार्शनिक और उपन्यासकार अराजकतावाद में समर्थक लियो टॉल्स्टॉय के प्रति था। स्विस फ्रांसीसी विचारक रोमियो रोला के साथ उनका अंतरंग पत्रसार था। भारत वाले बदलावों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। खिलाफत आंदोलन को अहमियत देना इसलिए उन्हें जरूरी समझा। युद्ध और शांति सामाजिक के साथ उद्देश्य आर्थिक जनतांत्रिक प्रश्नों और सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे नाम याद आते हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्वाधीनता की लड़ाई के साथ जोड़कर देखा हो, जिनके लिए दुनिया अंग्रेजी भाषी ब्रिटेन और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। भिकाजी कामा और दामोदर सावरकर फ्रांस बहुत सक्रिय रहे। इन्हीं वर्षों में रूस की बोल्शेविक क्रांति ने हिंदुस्तान के नौजवानों को नई ऊर्जा से भर दिया। भगत सिंह जैसे लोग मार्क्सवाद से परे थे और सोवियत संघ में होने के वाले घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। विषयधारा कसौटी पर कसकर की जाती रही। एम.एन. रॉय उन अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले लोगों में ऐसे थे जिन्हें लेनिन के बाद कमेंटर्स ने सैद्धांतिक बहस करे थे। 1947 के बाद शीत युद्ध के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण बन गया था और अतीत की अब तक उपेक्षित और अनुसूचित गुंजे फिर से एक बार अंग्रेजों के प्रति उन्मुख भारतीय नीति के लिए परेशानी बनने लगी। मौलाना आज़ाद एक और ऐसे व्यक्ति थे जिनका विश्व दर्शन नेहरू की प्रेरणा से प्रभावित नहीं हुआ था। अरब दुनिया की मानसिकता परिवर्तन की सीमाओं में और संभावनाओं के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी पैनी थी, इसका पता उनके लेखन से पता चलता है। भले ही मौलाना की शिक्षा दीक्षा पारंपरिक शैली में
हुई थी, किंतु उनकी सोच कतई दकियानुसी नहीं थी। वे खुले दिमाग से अपने विरासत का मूल्यांकन करने को तत्पर रहते थे। इसे दुर्भाग्य दुर्भाग्य की दुर्भाग्य समझा जा सकता है कि उनके विश्व दर्शन का कोई तालमेल नेहरू के विश्व दर्शन में बिठाने की कोशिश 1920 से लेकर 1940 तक नहीं की गई थी। बड़े आसानी से यह बात सो लिया गया कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू का विशेषाधिकार था, जिसमें किसी दूसरे का प्रवेश वर्जित है। कोई भी दूसरा कांग्रेसी विदेश नीति में रुचि रखता था, वह नेहरू के कनिष्ठ सहयोगी के रूप में ही कोई जगह बना सकता था। यही बात जर्मनी से पढ़कर लौटे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ और अमेरिका से लौटे जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में सत्य सिद्ध होती है। सुभाष चंद्र बोस नेहरू के साथ प्रतिबद्धता बहुचर्चित रही है। उसके तमाम आयामों में यहाँ जाने की न तो कोई ज़रूरत है और न ही जगह। तब यह बात बिना किसी संदेह से कही जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सुभाष की रुचि कहीं भी नेहरू से कम नहीं रही है। धन्यवाद।